गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। जैसा कि आपको पहले वाले ब्लॉग को देखकर अनुमान तो लग गया होगा कि हमने कुंभलगढ़ का यहाँ पे दर्शन कर लिए थे और वहाँ पे हमने घूम लिया था। इसके बाद में हम घर की ओर रवाना होते हैं और घर की ओर रवाना होते हुए हम कहीं बीच में ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पर हमारा एडवेंचर कैंप भी होगा, सामूहिक नृत्यगान भी होगा और साथ ही हमारा भोजन जो शाम का भोजन है वो हम उसी कैंप के अंदर करेंगे। तो आगे कोई अच्छी जगह ढूंढ कर वहाँ पर हम कैंप करेंगे और वहाँ पर अपना खाना बनेगा और हम वहाँ पे बहुत मौज करेंगे। आइए बने रहिए, लास्ट तक देखिए इस वीडियो में। जी के मंदिर को सादर वंदन। हरिओम मानव सेवा संस्थान के सचिव महोदय आदरणीय जितेंद्र जी कलल साहब, साथ ही साथ संस्था के संस्था प्रधान महोदय आदरणीय नीतीश जी कौशिक, मेरे स्टाफ साथियों एवं प्यारे छात्र छात्राओं, आपने सत्र 2025-26 शैक्षणिक भ्रमण कल हल्दी घाटी, वैष्णो देवी एवं आज अपने कौन सा मंदिर थे, कुंभलगढ़ ऐतिहासिक स्थल पर पिकनिक का आयोजन किया गया, जिसमें आप सभी विद्यार्थियों ने पार्टिसिपेट किया। वहां का दृश्य आप सभी ने देखा कि हल्दी घाटी के अंदर कौन सा युद्ध हुआ था और उसमें विचित्र विचित्र कलाओं के बारे में आपको विस्तृत जानकारी के रूप में आपको बताया। तो सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करूंगा हमारे संस्था के संस्था प्रधान महोदय आदरणीय नीतीश जी कौशिक को कि आए और बच्चों को दो शब्द पिकनिक के बारे में लाभान्वित करें। सर्वप्रथम तो हम शिक्षा के मंदिर के बैनर तले हमारे शैक्षणिक भ्रमण में आए हुए हैं। इस स्थान के बारे में आपको बता देना चाहूँगा कि यह बोसण माता जी का मंदिर है। थोड़ा जंगल का एरिया है, लेकिन फिर भी माता जी की कृपा है कि हम पर बिल्कुल इनकी कृपा बनी रहेगी और आज इसी परिसर में हम अन्न ग्रहण करेंगे। सर्वप्रथम मैं माँ सरस्वती के चरणों में सादर वंदन करते हुए आज हमारे बीच में हरिओम मानव सेवा संस्थान सेनावासा के सचिव महोदय आदरणीय जितेंद्र जी कलाल साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपका विद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ मेरे स्टाफ साथियों, है ना, मेरे स्टाफ साथियों, प्यारे भैया तथा बहनों, विद्या तो सभी ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें सहशैक्षिक गतिविधियों में भी हमेशा भाग लेना चाहिए, जिसका हम अनवरत, जब हमारा संस्थान 2015 में ओपनिंग हुआ तब से लगा करके आज तक इस परिपाटी को निभा रहे हैं। 1 अप्रैल 2022 को जब मैंने आप जैसे नन्हे मुन्ने बालकों को सेनावासा गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र से जोड़ने के लिए अपनी उपस्थिति दी, उस समय से लगा करके आज तक मेरे साथ मेरे जितने भी निष्ठावान, कर्मठ, मेरे अपने छोटे भाई और बहन जो कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके कार्य कर रहे हैं। सर्वप्रथम तो आपको मैं उम्र में शायद इस परिसर में सबसे बड़ा हूं, उसके नाते आपको आशीर्वाद ही दूंगा कि आप अपने कर्म क्षेत्र में निरंतर प्रगति करें, उन्नति करें और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण कराएं। अब अपन बात करते हैं शैक्षणिक भ्रमण की। शैक्षणिक भ्रमण क्यों आवश्यक है? शैक्षणिक भ्रमण इसलिए आवश्यक है कि हम पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर तो सत्र पर निकाल देते हैं, लेकिन हम हमारे इर्द गिर्द, हमारे क्षेत्र की, हमारे जिस राज्य के अंदर हम रहते हैं उस राज्य की और जिस जिले में रहते हैं वहाँ जिले की विभिन्न प्रकार की भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम अवगत नहीं होते हैं। और उसकी जानकारी के लिए ही जो हमारा सामान्य ज्ञान की बात आती है, इसलिए हम शैक्षणिक भ्रमण में जाते हैं।
और यह अनवरत होना चाहिए। मुझे बड़ी खुशी है, प्रसन्नता है कि आज हम टोटली मिला के 120 स्टाफ सही स्टूडेंट के साथ उदयपुर नाथद्वारा स्थित हल्दी घाटी, वैष्णो देवी, विश्वास स्वरूपम तथा आज 2 दिन के काफिले के बीच में बोसड़ माता मंदिर परिसर में माँ के चरणों में आशीर्वाद लेने के लिए एकत्रित हुए हैं। और आज कल का दिन 23/12/2025 का दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप सभी ने बिल्कुल अनुशासन के साथ कार्य किया, हमारे शिक्षकों के मार्गदर्शन में कार्य किया, जिसके तहत बहुत ही अच्छा रहा। और अभी लगभग 2 या 3 बज रहे हैं, अभी तक भी आप बिल्कुल अनुशासित होकर के और बिल्कुल व्यवस्थित रूप से सर के निर्देशन में हमारे साथ चल रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है और इसी प्रकार का अनुशासन हमारा हमेशा बना रहे। मैं आज की जो पिकनिक है उसके अंतर्गत भी आपको बताना चाहूँगा और आगामी विद्यालय की क्या योजना है उसके बारे में बताना चाहूँगा। आज की पिकनिक के बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि हमारा यहाँ पर आज भोजन होगा माँ के दरबार में। भोजन के ठीक उपरांत हम यहाँ से निकल जाएंगे जयसमंद के लिए। ठीक है, जयसमंद की पाल के ऊपर बिल्कुल आपको उसका अवलोकन करवाया जाएगा, सभी गुरुजन साथ में रहेंगे और उसके बाद वहाँ से अपन निकल जाएंगे अपने गंतव्य मार्ग की ओर, सेनावासा गांव की ओर। आपको पहले ही बता दिया गया था कि विद्यालय की गाड़ियों के द्वारा जो भी बच्चे जहाँ से आए हैं उनको वहाँ पर छोड़ा जाएगा। मैंने आज भी मैसेज डाला है, गए कल को भी मैसेज डाला था आपके पेरेंट्स के ऊपर कि आप जरा भी चिंता नहीं करें, सबके मोबाइल नंबर भी इस ग्रुप के अंदर डाले गए हैं और हमारे सभी ये जो कर्मठ टीचर्स जो हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, वो आपको जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक उस परिसर को नहीं छोड़ेंगे, इतना ध्यान रखना। और आज तक कभी जितनी पिकनिक हुई इसमें कभी ऐसा हुआ नहीं है कि कोई बच्चा रह गया है, क्योंकि हमारी व्यवस्था ही ऐसी होती है। साथ ही साथ ये तो बात हो जाती है पिकनिक की। पिकनिक के ठीक उपरांत आगामी योजना क्या है वो आपको बता देना चाहूँगा। ऐसे मेरा मैसेज आज शाम तक आ जाएगा आपके ऊपर, लेकिन पुनः यहाँ पर जब अपन एकत्रित हुए हैं तो आप जो उपस्थित हैं उनको मैं बता देना चाहूँगा कि राज्य सरकार के आदेशानुसार शीतकालीन अवकाश 25/12/2025 से 5/12/2025 तक रखने हैं। हमने पहले योजना यह बनाई थी कि हम 2 दिन का स्पोर्ट्स डे रखें, लेकिन शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे पर कल फोन द्वारा सूचना मिली कि आप इस प्रकार का कार्य नहीं करें और हमारे आदेश की पालना करें। उसकी पालना के तहत हमने हमारे सचिव महोदय से परमिशन मांगी और अभी सलाह मशवरा किया, जिसके तहत स्टूडेंट का जो शीतकालीन अवकाश है वो 25/12/2025 यानी 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक रहेगा। उसके साथ साथ जो बोर्ड की क्लासेज हैं उनकी पूरी शीतकालीन छुट्टियों में भी आपकी पढ़ाई चलेगी। सिर्फ कल का दिन आपको छोड़ देते हैं इसलिए कि आज की थकान है। यानी कि आपको 26 तारीख से मेरे गुरुजन भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और आप स्टूडेंट भी बैठे हुए हैं। आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं आ रहा हूँ या नहीं आ रही हूँ। टीचरों के लिए विशेष बात है, आपको आकर के अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर लेना है। आप अपना पीरियड लेके निकल जाना आप, और कभी कभार अगर कोई सर नहीं आ पाते हैं तो आप आपस में सलाह मशवरा कर लेना। मुख्य 6 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट के टीचर भी यहाँ पर प्रेजेंट हैं और आप आपस में सलाह मशवरा करके, जैसे 3 सब्जेक्ट आज चल रहे हैं, मान लो हम आप नहीं आ पाए तो अगले दिन 3 और कोई ले लो, तो एक आध दिन आपके घर के कामकाज में भी आपको समय मिल जाएगा। ये हमारी व्यवस्था रहेगी, लेकिन स्टूडेंट को तो पर डे आना है, ये बात विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ये आपको जानकारी दे दी। अब हमारा नया जो शैक्षणिक सत्र है वो भी मैं आपको डिटेल बता दूं। 1 अप्रैल से राज्य सरकार के आदेशानुसार हमें प्रारंभ करना है, यानी कि आपकी लोकल क्लासेस जो नर्सरी से लगा के 11वीं तक हैं उनके एग्जाम भी 1 मार्च के बाद प्राइवेट स्कूलें अपनी व्यवस्था अनुसार 20 मार्च से पहले ले लेंगे। यानी कि अपन 10 मार्च से 20 मार्च के बीच में हमारी एनुअल एग्जाम भी हम ले लेंगे। जनवरी महीने में आपका 3rd टेस्ट भी हम ले लेंगे। ये हमारी पूरी योजना है। यानी कि आपको
यहाँ पर जो प्रेजेंट हो उनके सामने ये मैं बता देना चाहूँगा कि आपकी जितनी भी सत्र भर की, इस सत्र की बकाया, पूर्व सत्रों की बकाया यदि है तो आप निश्चित रूप से 1 मार्च से पहले पहले जमा करवा देवें। आपके सामने केश प्रभारी के रूप में हमारे मैनेजमेंट पदाधिकारियों के निर्देशानुसार और हमारी सबकी स्वीकृति से विनोद जी सर को बनाया गया है। आप उनके पास जब फिर जमा कराइए और रसीद प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। और इस बार एग्जाम से पहले आपको नोटिस कराना पड़ेगा और आपका 1 भी रुपया हम बाकी नहीं रखेंगे, यह मैं विशेष रूप से आपको बता दूं। ठीक है, इन बातों को ध्यान देवे। साथ ही साथ यह तो होगी हमारी पढ़ाई संबंधी बात। आगामी जो योजना है हमारी, 1 अप्रैल से नया शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होगा, तो आपको 1 से 5 अप्रैल के बीच में विद्यालय के अंदर आकर के जो हमारी बुक्स वगैरह रहेंगी वो आपके पेरेंट्स को ला करके एक प्रभारी हम बनाएंगे या किसी शॉप पर हम दे सकते हैं, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। वो आपको सूचना दे दी जाएगी, तो वहां पर से प्राप्त कर लेनी है। बोर्ड की क्लासेस के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हमेशा और प्रत्येक बार जब जब भी मैं मंच पर आता हूँ एक ही बात कहता हूँ, डू एंड डाई। डू एंड डाई का मतलब ये नहीं होता है कि डू एंड करना है, डाई एंड मरना। उसका अर्थ आपको ये निकालना है कि हमें इतना मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करनी है कि हमारे माता पिता हमें याद कर जाएं। डाई यानी मरना नहीं है, मतलब कर्म करना है लगातार और हमें परिणाम बेहतर मिले। हमारा हाईएस्ट अभी तक का जो परसेंटेज है 93%, जो नमन पाटीदार के नाम दर्ज है। मैं चाहता हूं कि इस बार जो 10th की क्लास है उसमें से यदि कोई नमन पाटीदार का रिकॉर्ड तोड़ देता है तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि अभी इस सत्र में जो टीचर्स हैं, पूर्व के टीचरों ने बहुत अच्छा पढ़ाया है, लेकिन इस सत्र में जो टीचर्स हैं उन्होंने निश्चित रूप से संडे को भी नहीं देखा है और संडे के दिन भी उन्होंने मैराथन क्लासेस लगाई है और बकायदा उन्होंने अच्छा पढ़ाया, आपको बेहतरीन एजुकेशन दिया है। और इतनी मेहनत तो शायद किसी अन्य जगह कोई नहीं करता है। आपके प्रति समर्पित भाव से इन्होंने कार्य किया है और मैं मेरे सभी टीचरों की जितनी प्रशंसा करूं उतनी कम है। इसलिए आपको परिणाम देना आपके हाथ में। आपके पास मात्र 1 महीना बचा है। कितना? 1 महीना, क्योंकि फरवरी 12 से तो एग्जाम स्टार्ट है आपके 10th क्लास के कौन है स्टूडेंट, फरवरी 12 से एग्जाम स्टार्ट है ना। यानी 1 महीना मानो, 1 महीने में आपको वह काम करके दिखाना है जिससे आपके माता पिता भी खुश हो जाएं, विद्यालय परिवार खुश हो जाए, आपके जो पढ़ाने वाले सभी गुरुजन है वो खुश हो जाएं, आपके गांव समाज सभी लोग खुश हो जाए। नहीं यार, इनका बच्चा है जिसने हमें कुछ करके दिखाया, अच्छा परसेंट बना के दिखाया। इन बातों को ध्यान देना, क्योंकि न तो ये कोई नेताओं की तरफ भाषणबाजी नहीं है, लेकिन ये मोटिवेशन स्पीच है आपके लिए, प्रेरणादायी स्पीच है आपके लिए। और यदि आप इसकी पालना करेंगे तो निश्चित मानकर चलिए आपको सफलता मिलेगी। यह प्रयोग मैं जहां जहां भी रहा, इससे पूर्व एक विद्यालय में रहा था लगातार 20 साल तक, मेरा काम यही था, बच्चों को मोटिवेट करना। और अभी तक यदि आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको ये बता दूं कि आज से एक संकल्प ले लो कि हम घर पे जाने के बाद प्रतिदिन 5 घंटे पढ़ाई करेंगे। अगर ये संकल्प आप लेते हो तो निश्चित रूप से आपका सपना पूरा हो जाएगा। इसलिए जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं वो हाथ ऊंचा करके मुझे आश्वासन दो कि हम मेहनत करेंगे और परिणाम देंगे। कॉन्फिडेंस के साथ दाहिना हाथ, आपका दाहिना हाथ उधर होगा, ये इस बातों को ध्यान देना है। मैंने सारी तमाम बातें बता दी। एक बार पुनश्च अपने इस शैक्षणिक सत्र की आप सबको पिकनिक की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। मेरा साथ आज आपका उदयपुर तक ही रहेगा, लेकिन मेरे ये पूरे सब प्रतिनिधि जो हैं वो आपके साथ आपके घर तक रहेंगे, क्योंकि आप सबके बच्चों के रूप में माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं भी कई तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ और वो तीर्थ यात्रा कंप्लीट करके आऊँगा। मथुरा, वृंदावन, वहां पर तीर्थ यात्रा में जा रहा हूँ, गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। और वहां पर भी मैं ठाकुर जी, कृष्ण भगवान को ठाकुर जी बोलते हैं, उनसे ये प्रार्थना करूंगा तुम्हारे लिए कि हमारे बच्चे अधिक से अधिक अंक ला करके मेरिट में स्थान प्राप्त करें। इन्हीं सभी वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु। बहुत ही शानदार प्रदर्शन के रूप में पिकनिक के बारे में आपको प्रिंसिपल सर ने बताया, और आगामी सत्र की क्या रणनीति है और कब इस सत्र को एंडिंग ले जाना है और नया सत्र कब चालू करना है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी। बहुत ही शानदार। साथ ही साथ में हमारे
मैनेजमेंट कमेटी के सचिव महोदय से भी निवेदन करता हूं कि आए और पिकनिक के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी के रूप में दे। आदरणीय जितेंद्र जी कलाल साहब। भारत माता की। आज बड़े हर्ष के साथ अपन सभी इस शैक्षणिक भ्रमण में अंतिम पड़ाव में वैष्णो देवी माता जी के मंदिर में बैठे हैं। बुद्धि की देवी माँ सरस्वती को नमन करते हुए, आपको शैक्षणिक भ्रमण में मजा आया कि नहीं आया? पहली बात तो जोर से बोलो तो मना मालूम पड़े मुझे आगे रणनीति बनाने नेक्स्ट सत्र की। आया कि नहीं आया? और उसमें कुछ आपने सीखा कि नहीं सीखा है? मजा आया कि नहीं आया? ये वेरी गुड। इस शैक्षणिक भ्रमण जैसा कि हर विद्यालय अपने अपने स्तर पर आपके सहयोग से और परम आदरणीय मैनेजमेंट और संस्था प्रधान के सहयोग से ये संपन्न कराया जाता है। सर्वप्रथम तो मैं हमारे संस्था के संस्था प्रधान महोदय नीतीश जी और समस्त स्टाफ साथी और सभी बालक बालिकाओं, आपके सहयोग से ये कार्य का अंतिम पड़ाव में है। और शैक्षणिक भ्रमण का उद्देश्य हमारा यही है कि आप नया पढ़ाई के साथ साथ नई गतिविधि सीखें और आप एक खुलकर सामने आवे कि आप देखें वहाँ पर क्या क्या वो, जैसे हम हल्दी काटी गए थे, महाराणा प्रताप के बारे में बताया, कुंभलगढ़ गए, वैष्णो देवी माता जी मंदिर भी गए, उसके बाद अपन जयसमंद भी जाने वाले हैं। और अगले साल भी अपन चित्तौड़गढ़ गए थे और वहाँ किला वगैरह देखा था। और आगामी भी अपन अच्छी योजना के साथ चलेंगे। हमारा भी उद्देश्य है कि आपको नए नए प्लेस बताए जाए जो राजस्थान की धरोहर है, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी पढ़ाई के साथ मिले। लेकिन उसके साथ साथ आपको पढ़ाई पे भी अब विशेष ध्यान देना है, क्योंकि दिसंबर लास्ट एंडिंग है और जनवरी से और फरवरी में बोर्ड के एग्जाम है और जनवरी और फरवरी और मार्च और अप्रैल से नया सेशन चालू हो जाएगा। शायद कल हमारी बुक्स के लिए भी मीटिंग हो चुकी है, तो वो भी 1-2 दिन 4 दिन में फाइनल हो जाएगी, तो वो बुक्स भी आने वाली है जल्दी। तो नए सत्र के बारे में नीतीश जी ने बता ही दिया है। तो आप इस शैक्षणिक भ्रमण को ध्यान में अब ज़्यादा नहीं लेते हुए पढ़ाई की ओर मैं समस्त स्टाफ साथियों से भी निवेदन करता हूँ, आप कुछ भी छुट्टियों के प्रति अब ज़्यादा संवेदनशील न रहें और पढ़ाई के प्रति संवेदनशील रहें। बच्चों का भविष्य है, बच्चे आप पे डिपेंड है। और बड़ी आशा, जैसे सर ने बताया है कि नमन पाटीदार 93 बना के गया है, अगर 95% ये बनाता है तो मेरी ओर से 11,000 रुपये इनाम दिया जाएगा आपको 10वीं क्लास में, ठीक है। और 11,000 रुपये की पारितोषिक घोषणा वैसे हर साल हम भलीभांति देते आ रहे हैं। इसके अलावा भी कोई 85 भी बनाता है उसको 5100 रुपये दिया जाएगा मेरी तरफ से, ठीक है। और पहले हमारा दीपावली पे भी मीटिंग हुई थी, उस दिन भी हमारे मैनेजमेंट पदाधिकारी जी ने बताया था कि मान लो कोई सब्जेक्ट टीचर भी है, वो भी 100 में से 99 या 95 है, वो भी उसको भी पारितोषिक के रूप में सम्मानित किया जाएगा इस साल। ये भी आप सभी कर्मठ जो स्टाफ साथी है वो भी ध्यान खोल के सुन लेवे। आप अपनी जो मेहनत अभी कर रहे हो वो सराहनीय है। इसके अलावा भी आप जितना एफर्ट लगावे, जैसे अभी वेकेशन आ रहा है, ये छुट्टियां भी आ रही है, संडे भी की छुट्टियां आ रही है, सर्दी भी आने वाली है। ये जैसे अभी 25 जनवरी से छुट्टियां पड़ रही है, वो 5 फरवरी मतलब हाँ 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक है। हो सकती है वो आगे भी खिसक जाए, क्योंकि अगले साल ये चीजें अपन ने देख रखी है। तो उसको नजरअंदाज करते हुए स्टाफ साथियों से निवेदन, आप अपने अच्छे नोट्स इन बच्चों को अवेलेबल करवाएं और अच्छे जो अपने मान लो ये अपना उत्कर्ष का ऐप भी लेना पड़े, और मान लो संस्था से कोई मेरे को भी संस्था से कोई पैसा देना पड़े तो मैं सहर्ष आपके लिए तैयार हूँ। आप उसको हायर करें। जितनी भी जानकारी है तो वो आप बेहतर से बेहतर, हम 10वीं 11वीं 9 10 8 और 5 वो विशेष क्लास है, उसके लिए हम देने के लिए तैयार है मेरी ओर से। और संस्था की तरफ से किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। तो इसका विशेष आप स्टाफ सभी ध्यान देवें। और मैं ज्यादा बात नहीं करूं और इसी बातों के साथ मैं अपना स्थान करता हूं। जय हिंद। लैब इस साल आपको सुचारू रूप से चालू कर देंगे। ये भी प्रैक्टिकल नहीं हुआ दीपक जी, वो बता देंगे सारा चीजें। प्रैक्टिकल का सामान चाहिए ना,
तो वो भी अवेलेबल करा दूंगा बिल्कुल श्योर। और आपने अच्छा याद दिलाया कि 11th क्लास इस साल अपन रनिंग है, और हमारी पूरा प्रयास है कि आपका ये साल और आने वाला 12वीं जो है वो आप कंटिन्यू यहीं से करें, ऐसी भगवान से आशा है। मैं पूरा और मेरा नीतीश जी और सार दीपक जी हम लगे हुए हैं। अभी पूरा राजस्थान में किसी को भी मान्यता का प्रोसेस पेंडिंग बता रहा है। हम अभी नीतीश जी सर को बीकानेर भी भेजा था, लेकिन अभी किसी को ये रनिंग ही है, ऐसा नहीं मिली ऐसा नहीं है, लेकिन हो जाएगा अपना काम पूरा। माता जी का आशीर्वाद है और अपना पूरा प्रयास है। 101% पूरी कोशिश करेंगे, मान्यता इस साल आ जाएगी। तो 11 के बाद 12th भी आप मेरे विद्यालय से करो, ये मैं आशा रखता हूँ। ठीक है, जय हिंद जय भारत। के अंतर्गत ये शैक्षणिक भ्रमण भी जरूरी है, क्योंकि पुस्तकों में जो भी ज्ञान होता है वो अपना नॉलेज बढ़ाने के लिए, जैसे अपन वास्तविक देखते हैं जिस स्थान को और अनुभव करते हैं, वो अधिक लंबे समय तक अपन को याद रहता है। वो एक सामाजिक विषय से जुड़ा हुआ है, जिसमें हमने शैक्षणिक भ्रमण में ये वैष्णो देवी, हल्दी घाटी, कुंभलगढ़ आदि स्थानों को देखते हुए। भारत माता की। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो 21-22 तारीख का जो पिकनिक का था वो एक सस्पेंस था। हमारे पास कोई पार्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं थी कोई भी पार्टिकुलर डेट डिसाइड नहीं थी, कोई गाड़ी तैयार नहीं थी, कुछ भी नहीं था। जितेंद्र जी सर के कहने पर मैंने और मनीषा मैम ने प्लानिंग की कि ऐसा क्या करें कि 2 दिन के अंदर जो भी फंड है वो अपने पास आ जाए और तीसरे दिन हम उसको फॉलो करें। तो फिर मैंने और मनीषा मैम ने और विनोद सर ने, उसके अलावा दूसरे भी स्टाफ साथियों का सभी का सहयोग रहा, तो फंड इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद आपको यहाँ तक लाए, आपको 2 दिन एंजॉय करवाया, है ना। एंजॉय अच्छा लगा कि नहीं लगा? यस या नो? यस, है ना। तो प्लानिंग तो ये थी कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, साइंस सिटी और पोचा, है ना, वहां जाने का था। पर इतना आप जो फी था वो आप दे नहीं पाओगे, इसलिए फिर हमने उसको पोस्टपोन किया प्रिंसिपल सर के कहने पर और जितेंद्र सर के कहने पर। और फिर हमने प्लेस चेंज करके और आपको ये वैष्णो देवी, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी, इन सब प्लेस पर विजिट करवाया, है ना। अब आगे एक और है बात कि स्पोर्ट डे को लेकर आपके दिमाग में होगा कि स्पोर्ट डे पोस्टपोन हो गए तो कब होंगे। तो जनवरी के 2nd वीक में 8 और 9 तारीख, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये डेट फिक्स है अपनी तरफ से कि फ्राइडे और सैटरडे को स्पोर्ट डे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है, फ्राइडे और सैटरडे को, तो आप एब्सेंट मत रहना। और हम ग्रुप के माध्यम से भी जो बच्चे यहाँ पे नहीं है उनको भी हम सूचित कर देंगे, तो कलेक्ट करना स्टार्ट कर दो। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उससे भी बेस्ट आपको दे। एजुकेशन टूर के माध्यम से एक और टेक्सटाइल लाइन का भी विजिट मेरे माइंड में चल रहा है कि आपको रुई से लगा करके, रुई होती है उससे धागा और धागे से कपड़ा और कपड़ा से उसका डाई यानी कि कलर कैसे होता है और कलर होने के बाद उस कपड़े को मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है। जैसे कि आप डेनिम का जीन्स पहनते हो, आपको नहीं पता होगा डेनिम जीन्स की कंपनी उदयपुर रोड पे RSWM से बनता है डेनिम जीन्स का कपड़ा, और साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, लंदन, न्यूयॉर्क, अमेरिका, सब देशों में यहाँ से ट्रांसफर होता है, आपको नहीं पता होगा। तो आपको ऐसी जगह भी हम परमिशन लेके, वहाँ पे आपका कोई चार्ज नहीं होगा, वहाँ पे ले जाया जाएगा और आपको विजिट करवाई जाएगी, है ना। और आगे जितना हो सके उतना आपके लिए बेटर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। साथ ही मैं हमारे स्टाफ साथी श्री ध्रुव जी पाटीदार को आमंत्रित करता हूँ हल्दी घाटी के रूप में, वहाँ का विस्तृत जानकारी एक बार बताएं ध्रुव जी पाटीदार। आवाज आ जाएगा। माँ सरस्वती के चरणों में मेरा नमन।
यहाँ इस तीर्थ स्थल पर आज हम बैठने का मौका मिला और एक ऐसा लगा जैसे कि किसी कैंप का हम आयोजन कर रहे हैं और जिस प्रकार SCPW का हम आयोजन करते हैं ठीक वैसी ही हमें फीलिंग आ रही है। इसी के मध्य आज का जो हमारा ये भ्रमण, शैक्षिक भ्रमण जो रहा है, इस शैक्षिक भ्रमण में हमें जिस स्थान के बारे में हमने देखने के लिए वहाँ गए हैं, साइकोलॉजी एक चीज़ होती है जिसमें ये कहा जाता है कि एक होता है सीखने के लिए एक आकलन और एक होता है सीखने का आकलन। एक तो होता है हमें कुछ चीज़ सीखने के लिए पहले उसको देखना होता है या उसे करना होता है, और जैसे ही हमें यह एक्सपीरियंस हो जाता है यानी कि अनुभव हो जाता है, उसके आधार पर अगर हमें टीचर के द्वारा किसी संस्था के द्वारा ये कहा जाता है कि आपको इस चीज़ पर आपको 2-4 लाइनें लिखनी है या निबंध लिखना है, अगर हमने उस चीज़ को एज इट इज देखा है तो हम उसके बारे में जो जी चाहे, जो हमने स्थान देखे उन सारे स्थानों के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और ये होता है सीखने के लिए आकलन, क्योंकि हमने पहले सीखा है उसके लिए हमने फिर आकलन किया कि हमने कौन सी चीज़ें सीखी है। इसके पहले उसके बाद में होता है सीखने का आकलन। अब हमने जो सीख लिया है उसको हम बिना देखे अगर उसी चीज़ों को हम स्मृति में लाए और उसे नोट आउट करें और एक निबंध को हम कंप्लीट कर देते, जो होता है सीखने का आकलन। यानी कि जिंदगी में हर एक चीज़ हमें ये कहती है कि हमें कुछ करने से पहले अभ्यास करना जरूरी है। कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीज़ें आगे प्रदर्शित होगी, आपको ऐसा अनुभव होगा कि वास्तव में कभी ऐसा कोई चीज़ आपको बारे में पूछा गया, किसी प्रश्न के बारे में ऐसा पूछा गया, तो आपके द्वारा आज जो ये प्रदर्शन किए गए यानी कि आपके द्वारा जो ये दर्शन किए गए, जिस कुंभलगढ़ यानी कि फोर्ट में हमने भ्रमण किया है, अगर उसके बारे में एज इट इज आपको कोई भी आकर अगर कुछ भी चीज़ें पूछे तो आप आसानी से उसे एक्सप्लेन कर सकते हो यानी कि आंसर दे सकते हो। आप किसी प्रकार से हिचकिचाओगे नहीं, क्योंकि आप हर एक स्थान से परिचित हो गए हो। अब बात आती है महाराणा कुंभा के बारे में। मैं आपको उनका जीवन परिचय बताता हूँ, इसके बाद हमें उनके द्वारा निर्माण किए गए स्थापत्य कला, साहित्य कलाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लूंगा। देखिए, इनका जन्म जो है वो 1417 ईस्वी में राजसमंद के पास में मदेरिया करके जो गांव है, उसी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका बचपन भी लगभग यहीं से निकला था। यहाँ इनके सिंहासन को लेकर थोड़ा उत्तराधिकारी के लिए थोड़ा संघर्ष था, तो इनके साथ में जो राणा मुकल थे, जो इनके पिता थे, इनकी माता का नाम भाग्यश्री के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और दूसरा नाम इनका श्री भाग्यवती के नाम से भी इनको जानते हैं, सौभाग्यवती भी इसको कहते हैं, सौभाग्यवती के नाम से भी जानते हैं। इनके पिता का नाम मोकल था। कंडीशन ये थी कि जिस समय ये पद को लेकर उत्तराधिकारी को लिए जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष के बीच में गतिविधियां ये हो गई थी कि इनके एक छोटा भाई और था, यानी कि बड़ा भाई और था, जिसका नाम था राव चुंडा। ठीक है, अब राव चुंडा के साथ में ये समझौता किया गया था राणा मोकल के समय में कि अगर जो भी भाग्य अपने अपने ये जो मोकल का जो पुत्र होगा, छोटा होगा, जिसका हंसाबाई से जिसका जन्म अपने जयवंत अपने क्या कहते हैं भाग्यश्री जो नाम दे रखा है, भाग्यवती जो नाम है, उनसे जो भी औलाद होगी यानी कि संतान जो भी उत्पन्न होगी, वो सिंहासन का हकदार होगा, ऐसा उनके द्वारा वचन दिया गया था। और अंततोगत्वा वो घड़ी आ जाती है, और जब इस कंडीशन में फाइनल ये होता है कि जो शपथ ली गई थी उस समय, जो उनके द्वारा दिया गया वादा था, उस समय राव चुंडा ने स्वेच्छा से उसने अपनी घोषणा को स्वीकार किया, उसके पापा के या पिता के द्वारा जो वादा किया गया था उसको पूरा किया, और उन्होंने अपनी खुशी के साथ में ये पद जो था मेवाड़ का राज सिंहासन था, उसको उन्होंने त्याग दिया। और त्याग देने के बाद में ही उनको मेवाड़ के लिए, यानी कि कहा जाता है कि मेवाड़ का अगर भीष्म पितामह है तो वो है राव चुंडा के नाम से उसको जानते हैं। इसी गतिविधियों को आगे बढ़ाते हुए जब 1433 का समय आता है और 1437 के आसपास में महाराणा कुंभा ने यहाँ से गुजरात जो अपना स्थान है मालवा, यहाँ की संयुक्त सेनाओं को उन्होंने हराया था, क्योंकि उस समय विस्तार की नीति, राज्य विस्तार नीति को अपनाया गया था, और दिल्ली में उसी समय जो शासन था वो लगभग अकबर का शासन था। और इसी समय गुजरात के एक शासक थे जिसमें 1848 अपने 1548 के आसपास में विजय स्तंभ का जो निर्माण किया गया था। उस घटना का कारण यह था कि सारंगपुर का जो महमूद खिलजी करके शासक था, सम्राट था, उसने आक्रमण किया था और उसमें उन्होंने विजय प्राप्त की थी, जिसको हम सारंगपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। और वहां विजय प्राप्त होने के बाद में उन्होंने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का क्या किया, निर्माण कराया था। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा और वहाँ की जो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही शानदार हमारे स्टाफ साथी श्री ध्रुव जी पाटीदार ने
कुंभलगढ़ के बारे में राणा कुंभा की विस्तृत जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की। साथ ही साथ में हमारे स्टाफ साथी श्री शांतिलाल जी से भी निवेदन करता हूं कि आए और बच्चों को दो शब्द सुनाकर लाभान्वित करें। शांतिलाल जी कटारा। जैसा कि ध्रुव सर ने आपको बताया कुंभलगढ़ के बारे में और राणा प्रताप के बारे में आपको अभी विस्तृत रूप से बताया। अब ध्रुव सर का एक प्रश्न था कि क्या आपने वहाँ जो प्रवेश द्वार थे उनको गिना? सभी का कोई आंसर नहीं था, है ना। किसी ने कुछ नहीं बोला कि सर पता ही नहीं, किसी ने बताया, किसी ने बताने की कोशिश की, उसका भी गलत निकला। तो ध्रुव सर ने कहना मतलब ध्रुव सर ने ये कहा कि आपका ये भ्रमण व्यर्थ है। मतलब यहाँ पे जो जितने भी मैनेजमेंट वाले जो भी बैठे हैं अपने सर, बड़े सर, उन लोगों ने आपको यहाँ पे सीखने के उद्देश्य से बुलाया था, ठीक है। अब आप क्या सीखे उसके बारे में इसका कोई रिजल्ट नहीं है अभी फिलहाल के रूप में, ना इसमें से बैठे हुए सभी बच्चों में किसी का कोई रिजल्ट नहीं है। परंतु इसी बीच में मैं एक बच्ची का नाम नहीं जानता हूँ, परंतु मैं उसके बारे में बताऊंगा। उसने मेरे को उस दुर्ग के अंदर जब मैं वीडियो शूट कर रहा था तब उसने मेरे को एक प्रश्न पूछा कि सर ये जो फॉरेनर आते हैं उनका सर ये हिंदी में अपन बात करते हैं, उनको ट्रांसलेटर के मतलब ये ट्रांसलेटर होता क्या है? उसने एक प्रश्न पूछा, काफी अच्छा प्रश्न था। और हाँ, परी नाम है गर्ल्स का, जो 10th क्लास में फिलहाल अभी। और उसने मेरे को एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये ट्रांसलेटर होता क्या है? तो मैंने उसको बताया, तब भी बताया, मैं अभी भी आपको सभी को बताता हूँ। वो विदेशी भाषा जो होती है उनको ट्रांसलेट करके अगर अपन हिंदी में सुनना चाहे तो वो हिंदी में बताता है, और हम अपन हिंदी में बोलते हैं तो आप उस विदेशी व्यक्ति को अगर अपनी भाषा समझाने चाहते हो तो आपको भी ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि अनुवादक की जरूरत पड़ेगी। अब वो अनुवादक आपकी जो भाषा शैली है, स्थानीय भाषा जैसे हिंदी है, कुछ भी हो, आप इंग्लिश बोल रहे हो, वो हो सकता है फ्रांस से आया हुआ मतलब फ्रांसी भाषा में बोल रहा है, स्पेन से आया हुआ स्पेनी भाषा बोल रहा है, इंग्लैंड से आया इंग्लिश बोल रहा है, और अपन ठहरे हिंदी वाले हैं कि नहीं। तो अपने को वो समझाने के लिए वो बीच में जो कड़ी के रूप में एक व्यक्ति होता है उसी को अनुवादक कहा जाता है। और अनुवादक एक गवर्नमेंट जॉब भी होती है और अनुवादक एक प्राइवेट जॉब भी होती है। व्यक्ति अपने एक्सपीरियंस के आधार पर इसको अपना अर्न अर्जित करता है। यहाँ पे जो भी फॉरेनर होते हैं सबसे पहले अनुवादक के लिए आते हैं और अनुवादक को हायर करते हैं। अब अनुवादक उनको अपने इच्छा अनुसार पेमेंट के द्वारा जो भी दुर्ग वो घूमेंगे। देखना, आपने देखा होगा कुंभलगढ़ में 2 फ्रांस से आए हुए व्यक्ति थे, लेडीज और जेंट्स, जिसके साथ में अपन ने फोटो खींची थी। उनके साथ में एक अपने इंडियन एक अनुवादक था। तो वो उनके साथ में पूरा कुंभलगढ़ में जितने जहां जहां वो गए वहां में जो खिड़की जो हॉल है, कमरे हैं, वहां का जो भी व्यू है उसका सभी को फ्रांस भाषा में ट्रांसलेट करके उसने उसको बताया होगा। तो यहाँ पे अनुवादक का जो मेन कार्य होता है अपनी भाषा को विदेशी भाषा में कन्वर्ट करना। धन्यवाद। बहुत ही शानदार अनुवादक के रूप में शांतिलाल जी सर ने आपको बहुत विस्तृत जानकारी दी। साथ ही साथ में हमारे स्टाफ साथी श्री शाहिल जी सर को भी आमंत्रित करता हूं कि बच्चों को पिकनिक के बारे में 2 शब्द कहें। शाहिल जी खान। हाँ भाई, सभी सुनना। आपकी तरह हमारी बैटरी लो हो चुकी है, ज़्यादा आवाज़ निकलेगी नहीं, और जितनी आवाज़ आप तक आएगी आ जाएगी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि आज अपन एजुकेशनल टूर को फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं और उसी को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जब यहाँ पे आने के लिए जब 1200 रुपये बच्चों से मांगे गए थे तो सारे बच्चों ने बोला था कि सर किसके पैसे हैं, तो आपको पता चला ये तो पिकनिक है। और फिर मैंने पूछा कि पिकनिक और एजुकेशनल टूर में डिफरेंस क्या होता है, कोई बच्चा बताए, तो किसी ने बताया नहीं था स्कूल में। फिर मैंने बताया भी था कोई क्लास में, एग्जैक्ट क्लास नहीं पता मुझे कौन सी थी। तो मैंने बोला था कि एजुकेशनल टूर एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अपन जाएंगे तो कुछ चीज़ें नई लर्न करके स्कूल के अंदर आएंगे, जिस चीज़ को देखेंगे उसके बारे में पूरी संपूर्ण जानकारी लेके आएंगे। और अभी चिट्ठी आपकी खुल गई है, यहीं पे देख लिया है सबने। महाराणा प्रताप के बारे में भी आपने देखा था, फोटो वोटो सब ने लिए थे, वीडियो भी बनाई थी, सब कुछ देख रहा था मैं। आप में से किसी ने अगर महाराणा प्रताप के बारे में फॉलोअप किया हो तो उनके घोड़े का नाम आपको याद हुआ होगा, जो चेतक था, ठीक है। उनके पिताजी का नाम आपको पता होगा, उदय सिंह था, ये भी पता होगा आपको। लेकिन आपको ये पता है क्या कि उनकी डेथ कौन से साल में हुई थी? कितने साल की उम्र में वो मरे थे और कौन से साल में उनकी डेथ हुई थी? अगर ये आप बता पाओ तो मैं आपको इसके, हाँ, और साल कौन सा था? साल नहीं पता मुझे, माफ करो, मुझे साल नहीं पता है ना। देखो मैं बता देता हूँ,
एजुकेशनल टूर का मतलब सिर्फ इतना सा था कि आप बाहर जाओ, कोई नई चीजें सीख के आओ। और पिकनिक का मतलब ये होता है कि आपको स्कूल की 4 दीवार से बाहर निकाल के कोई भी एक कचरा पात्र के पास भी बिठा के आपको कुछ डांस वांस करवा दे या कुछ नाच गाना करवा दे, तो वो हो गया आपका पिकनिक। कुछ खिला दिया, एक कुरकुरा खिला दिया, पिकनिक। लेकिन एजुकेशनल टूर के अंदर कुछ चीजें सीखनी थी। रात भर धमाकेदार डांस हुआ, अपना धमाकेदार चिल्ला चोट हुई, सोने नहीं दिया हमको। हमको लगा था कि कुछ बहुत सारा बच्चों ने याद कर लिया है और बच्चे दादू कर देंगे स्कूल में जाने के बाद, लेकिन यही चिट्टियां खुल गई अपनी। तो इसीलिए अब आपको देखने में कोई लग गया है कि तिल में कितना तेल बचा है। अब आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। ये पिकनिक इस खाने के साथ खत्म कर देना, गाड़ियों में सो जाना, ठीक है। और स्कूल में उसी जोश के साथ आना कि सर कुछ नया सिखा दो। क्योंकि जब आपको बोलते हैं ना, जब आपको बोला जाता है कि आपकी जिंदगी में कोई चीज जरूरी है तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, तो सारे बच्चों का एक ही जवाब आता है। मैंने 3rd क्लास से लेके और 11वीं तक, 11वीं में तो नहीं पूछा, 10वीं तक तो पूछा था कि आपकी जिंदगी में कोई काम जरूरी होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। सबने बोला था इम्पोर्टेंट। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप टेंट वाले नहीं हो, उसको इम्पोर्टेंट बोलते हैं। तो ऐसे ऐसे रोज नए वर्ड्स जो मैं आपके सामने बोलता हूँ ना, तो आपको लगता है कि सर क्या बात कर रहे हो यार, ये सब आपको आता है, लेकिन वो आता नहीं है, वो सब चला जाता है, ठीक है। तो आपसे अब यही उम्मीद करेंगे, बोर्ड वाले हो या नॉन बोर्ड वाले, आपके अभी एग्जाम के बाद जो हाफ ईयरली एग्जाम का क्लास टेस्ट लेने का प्लान चला था उसको अब हम फॉलो करेंगे। तो आपको कंटिन्यूस पढ़ना है और रटना नहीं है। जो आंसर पूछा जा रहा है उसको 2 शब्दों में पूछते हैं तो पूरी लाइन रट के आते हो, वो सुनाने की कोशिश करते हो और एक वर्ड गाया नहीं, पूरी लाइन चली जाती है। तो ये आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए और आपको कुछ जो चीज़ नहीं आ रही है उसको समझाने के लिए हम आपसे पूछते हैं। और आपको अगर वो नहीं आ रहा है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप उसमें अपने आप की इंसल्ट मत समझा करें। मैं तो हर क्लास में अपनी जानकारी देता रहता हूँ और जानकारी आप लेते नहीं हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जानकारी है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ही शानदार साहिल जी सर ने आपको विस्तृत जानकारी के रूप में इम्पोर्टेंट और रिपोर्टेंट के बारे में बताया। साथ ही साथ में संजय जी सर को भी आमंत्रित करता हूँ, आए संजय जी। कुछ तो होने चाहिए। क्या बोलूं। आदरणीय श्री एमडी साहब आपने, और आदरणीय श्री प्रिंसिपल सर और सभी स्टाफ साथियों, आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। तो मुझे पता नहीं क्या बोलना है, बट कोशिश करता हूँ जो भी मतलब मुझे लगता है कि आपके लिए, जो बच्चों के लिए जो जरूरी है वो ही बोलूं, फालतू कोई चीज ना बोलूं। तो मैंने एक चीज, मैं अभी बहुत कम टाइम से स्कूल में हूँ, तकरीबन मैं सितंबर से हूँ और मैं काफ़ी क्लासों में घुमा हूँ, कहीं बच्चों को देखा है, कहीं मतलब पढ़ते हुए, कहीं खेलते हुए। और मैंने जो चीज़ नोटिस की है और जो मैंने मेरी लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है बाहर के जॉब करके, और जो आप में मुझे देखा, और जो सबसे बड़ी मुझे जो कमजोरी दिखी है मैं उसके बारे में बताऊंगा। अगर आप उस कमजोरी को सुधार देते हैं तो आप हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में। मैंने देखा है कि एक एग्जाम हो रहा था एक हॉल के अंदर। उस एग्जाम में आंसर भी उनको नहीं याद है, कोई बात नहीं, आंसर बताने वाला भी बता रहा है, आंसर लिखने वाले लिख रहे हैं, लेकिन उस एग्जाम को छोड़ के तब चले गए लोग जब उसको ये बताया गया कि उस एग्जाम के नंबर नहीं जुड़े जाएंगे। और जैसे ही ये बोला गया 100 में से 99 लोग निकल गए। क्यों निकल गए? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं नंबर्स के लिए, हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि उससे मेरे नंबर ज्यादा आ जाए। कोई ये नहीं सोचा कि सर हमें आंसर बता रहे हैं मतलब हम सीख रहे हैं, नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें नंबर चाहिए। हमें भाई 10 में से 10 चाहिए, हमें 10 में से 9 चाहिए, उसके नंबर मेरे से ज्यादा नहीं आने चाहिए। यही होता है ना। कौन ऐसा बच्चा मेरे को नहीं दिखा इन 4 महीनों में जो इसलिए पढ़ रहा है कि मुझे सीखना है। कोई भी टीचर को ऐसे सवाल नहीं करता कि सीखने के लिए सर ये वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखूंगा तो नंबर ज्यादा आएंगे, ये वाले आंसर का कैसे मुझे याद करूंगा मेरे नंबर ज्यादा आएंगे। कोई ये नहीं बोलता कि भाई मुझे ये चीज सीखनी है। कोई स्कूल में ये इसलिए नहीं आता कि मुझे ये चीज सीखनी है, इसलिए आता क्योंकि घर वाले भेज रहे हैं, इसलिए आते क्योंकि घर वाले भेज रहे हैं। अगर नहीं जाएंगे तो मैडम फोन करेगी, सर फोन करेंगे, भाई आया क्यों नहीं, है ना। ज्यादा ज्यादा 2 दिन का बुखार का बहाना बना सकते हो, 5 दिन का एक्सीडेंट का बहाना बना सकते हो, उसके बाद तो आना ही है ना। कहाँ जाओगे, घर वाले फीस भर रहे हैं, आना तो पड़ेगा ही। तो इसलिए हम आ रहे हैं, हम इसलिए नहीं आ रहे, हमें सीखना है, हमें जिंदगी में कुछ करना है। मैं बता रहा हूं, मैं स्कूल में लगा, किसी ने मेरे को ये नहीं पूछा कि भाई आपके 10th में कितनी मार्कशीट में कितना नंबर आए थे। एलडीसी एज ए लगा, मैं जितेंद्र सर के रेफरेंस से लगा, और ये हमारे जो थे सर उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी लिया, ठीक है।
किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि भाई तुम्हारे 10वीं में कितने नंबर आए थे। उन्होंने ये बोला कि भाई पेपर टाइपिंग का काम है, आपको आता है हिंदी टाइपिंग? मैंने कहा सर आता है, तो आप कर लो। मतलब समझो, नंबर्स का गेम नहीं है, स्किल का गेम है। आपको क्या आता है ये इंपॉर्टेंट है। आपके 10वीं में 100 में से 100 है, डजंट मैटर। अगर आपको मैं कंप्यूटर दे दूं और आपको चालू करने नहीं आ रहा है, मेरे 10वीं में 100 में से 100 नंबर आए थे, क्या काम के वो नंबर? किसी काम के नहीं। समझ रहे हो? तो आप चीजों को सीखने पे फोकस करो, ना कि नंबर्स के पीछे पढ़ो। संजय जी सर ने स्किल के बारे में आपको बताया। पहले पहले जैसे ही वो उड़ते उनके पैरों के अंदर कंपनी शुरू हुई थी, पर बहुत अच्छा उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में स्किल के बारे में आपको बताया। तो अंतिम कड़ी में मैं ध्यान दें, यहाँ अगर विद्यार्थियों में से अगर यहाँ आप पिकनिक आए हो, तो पिकनिक के बारे में यहाँ शैक्षिक के साथ शैक्षिक गतिविधियां जो आपने की, उसके अंदर आपने क्या सीखा, उसके बारे में अगर 10th क्लास का कोई विद्यार्थी खड़ा होकर न बताए तो बहुत बेटर रहेगा। परी, आप खड़े हो जाइए। हाँ, परी खड़ी हो जाइए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम सब पिकनिक गए थे और ये मेरा फर्स्ट टूर है उदयपुर में। मैं मेरी लाइफ में फर्स्ट बार आई हूँ और यहाँ पर हम जो कुंभलगढ़, हल्दी घाटी और विश्वास स्वरूप, वैष्णो देवी जहाँ पर गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा क्योंकि सब पहली बार ही आए होंगे, कुछ ही आए होंगे जो पहले उन्होंने विजिट किया है। बाकी मेरे को यहाँ का इन्वायरमेंट उदयपुर का और कुंभलगढ़ का सारा जो सिस्टम था, पहली बार मैंने देखा ये फोर्ट, बहुत अच्छा लगा मेरे को। और मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि ये जो हिस्टोरिकल प्लेस थी और हमें जाना चाहिए और ये बहुत अच्छी है और उसके बारे में हमको सर ने बताया भी था। और मैं ये और कहना चाहती हूँ कि ऐसे ही अगर सर स्कूल में और पिकनिक ले जाएंगे हिस्टोरिकल जगह पर तो हम जाना चाहेंगे। बहुत अच्छी थी ये प्लेस। थैंक यू सबको। बहुत ही शानदार बताने की अच्छी कोशिश की परी ने। साथ ही साथ में भजन के लिए मैं निर्मला जी को मैं आमंत्रित करूं, आए और सभी बच्चों को मुग्ध मोहक एक सभी चेहरों के अंदर झलक उठ जाए। अपन जिस भूमि पर बैठे हैं उस भूमि देवता को मेरा प्रणाम। मातेश्वरी माँ जगदम्बा को मेरा प्रणाम। अपन कल हल्दी घाटी गए थे, उनके बारे में महाराणा प्रताप, मेवाड़ में उनके बारे में 2 पंक्तियां हैं। माई एहड़ो पुत जन जेहड़ो महाराणा प्रताप। हर माँ को महाराणा प्रताप के जैसा पुत्र पैदा करना चाहिए। वीर शिरोमणि और मेवाड़ के सूरज महाराणा प्रताप के चरणों में मेरा नमन। हल्दी घाटी में समर लड़ियो, वो चेटक रो असिवार कटे, मायड़ थारो वो पुत कटे, वो महाराणा प्रताप कटे। मैं बाचो है इतिहासा में, मायड़ ते एहड़ा पुत जण्या, थन बाण ल जायो नी थाणो, रणधीरा में सरदार बण्या, वो महाराणा प्रताप कटे। जय भारत। बहुत ही शानदार भजन की प्रस्तुति की गई। साथ ही साथ में अंतिम कड़ी के अंदर जी हाँ, अब ये कार्यक्रम लगभग अंतिम पड़ाव की ओर है और आप देख पा रहे हो कि बच्चों को यहाँ पर खाना परोसा जा रहा है, जहाँ पर हमारी निर्मला मैडम और सभी मैडमें मिलकर एक दूसरे का हाथ बढ़ाते हुए यहाँ पे बच्चों को खाना परोसती हुई आपको दिखाई दे रही है। साथ ही विनोद जी भी यहाँ पर बच्चों की कमी तो नहीं है उनके बारे में रुख लेते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साइड में आप देख पा रहे हो गर्मा गर्म खाना बन रहा है और यहाँ पे मैडमें एक दूसरे की सपोर्ट करते हुए यहाँ पे खाना परोस रहे हैं। और जिन बच्चों को जगह नहीं मिली वो साइड में खड़े हैं क्योंकि नेक्स्ट बार इनको बैठ के खिला दिया जाएगा। और साथ ही बड़े जो सीनियर बच्चे हैं यहाँ पे सभी की एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। बच्चों के अंदर काफ़ी उत्सुकता भी है क्योंकि उनको खाना खिलाया बहुत समय भी हो चुका था, अब उनको भूख लगी हुई थी और सभी इंतज़ार में थे कब हमें गरम खाना मिलेगा। और ये इनकी इंतज़ार की घड़ी अब ख़त्म होती हुई और यहाँ पे खाना लगभग उनको परोस दिया गया है। और इसी बीच में आप देख पा रहे हो भूमिका मैडम इन बच्चों को यहाँ पर
मीठा सर्व करती हुई आपको दिख रही है। साथ ही यहाँ पे काफ़ी अच्छा भोजन यहाँ पे बच्चों के लिए व्यवस्था की गई है और सभी बच्चे इसका लुत्फ़ उठाते हुए आपको देख रहे हैं। साथ ही हमारे सस्ता प्रधान सर भी यहाँ पे साथ में विनोद जी का यहाँ पे रुख ले रहे हैं और यहाँ पे कुछ 2 बातें यहाँ पे कुछ कह रहे हैं। वो से काम कर रहे हैं आप निश्चित रहिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर वो, और सर अपन साथ साथ रहेंगे। डन, बहुत शानदार, ये विजिटिंग बहुत अच्छी हो रही है, आनंद आ गया। आज बच्चों का अन्नपूर्णा का भंडार यहाँ पर लगा रहे हैं और ये सुनील जी के सानिध्य में काम कर रहे हैं, बहुत बेटर। ठीक है, जय हिंद। साथ ही हमारे सीनियर क्लास विदित कलाल भी यहाँ पे बच्चों को लगातार निरंतर परोस रहा है और साथ में सुनील जो हमारे स्कूल का कंडक्टर के रूप में कार्य करते हैं वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे से सर्व कर रहे हैं। और साथ ही हमारे कक्षा 10th का सबसे होनहार बालक जो अभी यहाँ पे मीठे लड्डू परोस रहा है। और पीछे आप देख पा रहे हो कि जितेंद्र जी सर, भूमिका मैडम और राजू भाई जो हमारे स्कूल के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो भी यहाँ पे लगातार अपनी सेवा देते हुए। साथ ही आप देख पा रहे हो कि हमारे सस्ता प्रधान सर सभी बच्चों से रोक लेते हैं, काफ़ी भोजन के बारे में पूछ रहे हैं, काफ़ी कैसा है भोजन। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बच्चियों को यहाँ पे रायता परोसा जा रहा है अपने जितेंद्र जी सर के द्वारा। पीछे आप देख पा रहे हो कि पीछे भी यहाँ पे बच्चियों की लाइन लगी हुई है जहाँ पर मैडम बच्चों से पूछ रहे हैं कि क्या चाहिए, कुछ कमी हो तो बोल देना। इसी प्रकार यहाँ पे हमारे मैनेजमेंट डायरेक्टर सर श्री जितेंद्र जी यहाँ पे बच्चों से वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी यहाँ पे बच्चों को पूछ रहे हैं कि कुछ कमी तो नहीं है, कमी हो तो बता दीजिएगा। यहाँ पर सभी स्टाफ एक दूसरे को पूछ कर यहाँ पे खाना खिला रहे हैं। काफ़ी बच्चे भी यहाँ पे अच्छे से खाना खा रहे हैं। और साथ में आप दयालाल जी सर को देख पा रहे होंगे और यहाँ पे राजू भाई दाल बांटते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और विदित यहाँ पर लगातार बच्चों को खाना परोस रहा है। और साथ ही क्लास 10th के बच्चे जो अभी खाना खा के उठ चुके हैं वो भी यहाँ पे सर्व करने के लिए आ चुके हैं अपनी स्वेच्छा से। और काफ़ी बच्चों के अंदर एक दूसरे के प्रति परोपकार की भावना है और एक दूसरे की हेल्प करते हुए यहाँ पे खाना परोस रहे हैं। आप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से जितेंद्र सर अपनी तन मन धन से सेवा यहाँ पे बच्चों को कर रहे हैं। और परी यहाँ पे खाना खाने का लुत्फ़ उठाती हुई और साथ में आप देख पा रहे हो 9th क्लास की बालिकाएं और अन्य विद्यालय से आई हुई बालिका भी यहाँ पे आई हुई है हमारे साथ में पिकनिक में। और यहाँ पे देख पा रहे हो सभी बच्चे किस प्रकार से खाने का लुत्फ़ उठा रहे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और लगभग सभी बच्चों का यहाँ पर खाना हो चुका है। जो अभी खाना हो जाने के बाद में यहाँ से उठ जाएंगे, उसके बाद में दूसरे जो बच्चे बाकी हैं वो यहाँ पे बैठेंगे। और आप देख पा रहे हो निरंतर साहिल जी सर भी यहाँ पे बच्चों से रुख कर रहे हैं कि क्या कुछ कमी तो नहीं है, कुछ कमी हो तो बोल देना, मंगवा लेते हैं यूँ। और साथ में दयालाल जी सर आप देख पा रहे हो पानी की व्यवस्था करते हुए। भूमिका मैडम भी यहाँ पर खाना परोसती हुई आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे विदित जो हमारे क्लास 11 का बच्चा है वो लगातार अपनी सेवा यहाँ पे दे रहा है, देख पा रहे हो आप वीडियो में। और साथ ही काफ़ी अच्छे से यहाँ पे भोजन करते हुए बच्चे प्रतीत हो रहे हैं। और पीछे हमारे क्लास में युग है और कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो वहाँ पे अदर लाइन बनाकर बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे मैनेजमेंट और स्कूल के अध्यापकों के द्वारा यहाँ पे व्यवस्थाएं बनाए रखी है। गुड इवनिंग डियर पेरेंट्स, बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हाई विजन एकेडमी हरिओम मानव सेवा संस्थान द्वारा संचालित विद्यालय के विद्यार्थियों को आपने स्टाफ पे विश्वास करके और शैक्षणिक भ्रमण सत्र 2025-26 हेतु भेजा बच्चों को। बहुत सराहनीय और उत्कृष्ट रहा हमारा ये शैक्षणिक भ्रमण। और यहाँ पर यह 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण आज समाप्त होने जा रहा है। और अभिभावक से विनम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों को भी प्रेरित करें जो हाई विजन एकेडमी से जुड़े हुए नहीं है और जो जुड़े हुए हैं उनको अधिक से अधिक प्रोत्साहित करें। थैंक यू सो मच।